अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। कल से एक हलचल मची है पाकिस्तानी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और एक तूफ़ान सा बरपा है जब से ऑडियो लीक्स का ये स्कैंडल आया है। कहानी आप सबके इल्म में ही है और मुख्तसरन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कुछ अहम मीटिंग्स की गुफ्तगू जो है वो लीक हो गई है और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर हैकिंग हुई है और हैकर्स ने बाकायदा 100 घंटे की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि एक वेबसाइट पर भी डाल रखी है। उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो लीक हुई हैं और उसमें जो गुफ्तगू हुई है उस पर बहुत सारी बयानबाजी हो रही है। मरियम साहिबा की भी कुछ गुफ्तगू है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू है, कुछ वफाकी वज़रा की भी गुफ्तगू है। मुख्तलिफ उमूर के हवाले से उनके जो राय है उसके ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कशन में आ रही हैं, जिसको आगे हम ज़ाहिर डिटेल में चल के डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सवालात ज़रूर पैदा हो गए हैं, जो कि खुद अभी आपने मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात में भी सुने कि क्या पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जहाँ पर इंतहाई हसास किस्म की मीटिंग्स होती हैं, अहम मुलाकातें होती हैं, वहाँ पर इस किस्म की, जहाँ पर इतनी संजीदा और हसास नौयत की पॉलिसीज़ बनती हैं, इस किस्म का सिक्योरिटी ब्रीच जो है ये कितना बड़ा सवालिया निशान है। इसकी तहकीकात क्यों कर कैसे होनी चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इसमें कंटेंट सामने आया उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, सियासी असरात नून लीग पर भी, और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब जो इमरान खान साहब ने करग में जलसे से खिताब किया, उनकी अहम गुफ्तगू के ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। ये कैसे हो गया आपके ख्याल से? इतना बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच है, सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसमें हुई गुफ्तगू सेफ़ नहीं है, तो फिर कहाँ गुफ्तगू सेफ़ होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इस सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है और मैं तो इससे भी अगला सवाल करता हूँ कि क्या ऐसा नहीं आपको लगता कि हम साइबर वार का शिकार हो चुके हैं? क्या कहीं कोई आलमी साजिश या इस तरह के कोई जो मामलात हैं, आप ये देखें कि ऑडियो लीक्स होना कोई नई बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तो खैर ये रूटीन हो गई चुकी है, लोग इसको सीरियस भी उस तरह से नहीं लेते। लेकिन आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि जहाँ पे तमाम अहम फैसले होते हैं, तमाम हसास तरीन गुफ्तगू होती है, ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे होना, कौमी सलामती जो है उसके मुतालिक वहाँ बातें होती हैं, तो ये वाकई ही बड़ा संजीदा लेने वाला मामला है और बड़ी जो है ना सीरियस एक बात है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि जो इस पर डिस्कस करने से पहले ना ये समझ लें कि ये सामने आई कैसे। सबसे पहले 20 अगस्त को एक हैकिंग फोरम पे ये एक पोस्ट हुई जिस पे एक साहब ने अपना प्रोफाइल बना के तो ये कहा कि जनाब मेरे पास ये डेटा मौजूद है। अच्छा, वो प्रोफाइल जो है अगर आप उसको देखें तो वो बनाया ही सिर्फ इस डेटा के लिए गया था। 26 अगस्त को उस पे फिर थोड़े से सैंपल भी, क्योंकि उस पे कुछ लोगों ने कहा कि जी कौन सा है, आपके पास क्या है, उन्होंने कहा जी मेरे पास एक्स प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ बातें हैं और करंट प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ बातें हैं। तो उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए 26 अगस्त को उन्होंने उस पे कुछ सैंपल पोस्ट किए, छोटे छोटे, कि ये देख ले, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये चीज़ें हैं जो मैंने पोस्ट की हैं। और उसके बदले उन्होंने 18 बिटकॉइंस यानी $3,45,000 जो है वो रकम का तकाजा किया कि जब आप जो ये लेना चाहता है वो मुझे $3,45,000 दे और मेरे से ये ले ले। अब मेरे नज़दीक जो सवाल है ना वो ये है कि दो सवाल बड़े अहम हैं। पहला सवाल ये कि क्या ये जो आउट हुई है ऑडियो लीक्स, ये क्या जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो डाटा किसी ने हैक कर लिया और वहाँ से लिया, या दूसरा सवाल ये कि जो ये रिकॉर्डिंग करने वाले थे उनमें से कोई बंदा, अंदर का बंदा तो ऐसा नहीं जिसने बाद में ये प्रोफाइल बना के तो उससे पैसे कमाने के लिए ये काम किया। ये दोनों सवाल जो हैं इसका जवाब हमें ज़रूर मिलना चाहिए और ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन से ही मिल सकते हैं जो ऑर्डर कर दी गई हैं। हिलाली साहब का भी इस पे कमेंट लेती हूँ। हिलाली साहब, ये बहुत आपके ख्याल से एक अनयूजुअल चीज़ हुई है जो इसको जिस तरह से इसको देखा जा रहा है, और फिर दूसरी बात ये कि जो इसमें से कंटेंट निकला है वो आपके लिए कितना इंकशाफात से भरपूर है, जो गुफ्तगू हुई है, जो लीक हुई है? देखिए, जो कंटेंट निकला है वो सीरियस है,
وہ اس لیے سیریس ہے کہ ایک شخص جو ان الیکٹڈ ہے، جو اکنامکس میں ان اسکولڈ ہے، جو پالیٹکس میں ان ورسڈ ہے، وہ جو ہے پاکستان کی حکومت کے ڈیسیشنز کو نہ صرف انفلوئنس کرتی ہے، وہ ڈیسائسولی ان کو آلٹر کرتی ہے، اس حد تک کہ قانون جو صرف کیبنٹ، پرائم منسٹر اکیلا نہیں، صرف کیبنٹ لے سکتا ہے اور چینج کر سکتا ہے، وہ بھی وہ عورت وہ ایک فون کال پہ چینج کرتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ اور میں ذکر کر رہا ہوں نو ٹریڈ پالیسی ود انڈیا۔ اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیبنٹ کو آئے گا، مگر اس عورت کے کہنے پہ آدھا مشینری آ بھی جاتا ہے اور کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اور پرائم منسٹر ولنگلی یہ قانون کو توڑ رہا ہے۔ یہ قانون کو توڑنا نوئنگلی، یہ تو ایک کرائم ہے۔ میں سمجھ ہی نہیں سکتا اس ایویڈنس کے بعد اور اس ایکشن کے بعد کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اپنی ریزگنیشن کیوں نہیں دے رہے ہیں فوراً۔ ایک دوسری بات یہ ہے سمینا کہ ہر چیز جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا گیا ہے، ہم ابھی ماننا چاہیے کہ یہ دشمن کو پتہ ہے۔ یہ ان لوگ تو چھوٹے دشمن ہیں نا، یہ تو $3 لاکھ کے لیے کر رہے ہیں، یا بٹ کوائن جو بھی ہے اس کا کتنا بھی ہوتا ہے، مگر اس طریقے سے آ کے کہنا، اس کے معنی ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ ہر سیکرٹ پاکستان کا جو پرائم منسٹر جانتا ہے اور جو ذکر ہوا ہے یہ 1 مہینے پہ 2 ہفتے پہ پتہ نہیں کیا ٹائم پیریڈ پہ، دشمن کو پتہ چل گیا۔ کین یو امیجن؟ یہ تو ایسا اب یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ ایک نیوکلیئر پاور، the 6th nuclear power in the world or the top 10 military power، اس کے سب سیکرٹس ایک دشمن ملک کو پتہ ہے اور ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے۔ کم سے کم وہ لوگ جو انچارج ہیں وہ تو ریزگنیشن کافی نہیں ہے، وہ تو انویسٹیگیٹ ان کو ہونا چاہیے، اور جو ادارہ ہے اس کا سربراہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا سربراہ اگر پی ایم ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے الفاظ سے اور اپنے وائس سے کہا ہے کہ میں کر لوں گا کچھ، یہ آدھا آ گیا ہے چلو ٹھیک ہے میں کر لوں گا، اور اس کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، یہ کیبنٹ ڈیسیشن ہے، نو ٹریڈ ود انڈیا، یہ کیبنٹ کے سامنے آنا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو یہ ویسے یہ اس پر ایک موقف آیا ہے کہ یہ جو آدھی مشینری تھی یہ ہلالی صاحب یہ 2019 میں آ چکی تھی، یہ ایک موقف ضرور آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس یہ سمینا اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو آدھی مشینری جس کا یہ ابھی ہلالی صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں آ چکی تھی اور اس وقت تک پابندی نہیں لگی تھی، اس وقت تک پابندی نہیں تھی۔ یہ جس وقت پابندی لگی ہے اس کے بعد ان کی طرف سے تو یہ کلیریفیکیشن آئی ہے کہ بعد میں جو پرزے یا چیزیں تھی وہ چائنا سے منگوائی گئی ہیں، اس کے بعد انڈیا سے نہیں آئے۔ دوسرا جو وزیر اعظم شہباز شریف کی بات ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مریم کو سمجھا لوں گا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے لیے رولز کو ختم کریں یا یہ کریں۔ دیکھیں مریم نواز نے اگر کوئی تقاضا کیا ہے تو جس افسر سے بات کی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ویسے سب کو پتہ ہے، انہوں نے بھی اچھی ایڈوائز کی، ان کا یہ کام تھا۔ ایک سیکنڈ ہلالی صاحب گزارش تو سن لینا، انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جی یہ کیبنٹ کا ہے فیصلہ اور اس پہ نہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا اس پہ کہ اچھا پھر اب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو ان کے ذمہ لگا دیں، وہ خود ہی مریم بی بی کو ہینڈل کر دیں گے، اس معاملے کو ہینڈل کر دیں گے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا تو ہے یہ کرنے کے لیے۔ میں تو ایک لفظ نہیں مانتا عمران یعقوب کا، یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ پروبیبلی سچ کہہ رہے ہیں، مگر جب تک ایک انویسٹیگیشن نہیں ہو اور یہ سب بات ایز اے ریزلٹ آف انویسٹیگیشن لوگوں کے سامنے نہیں آئے، میں ان کی سنائی بات نہیں مانتا۔
बिल्कुल ठीक है, नंबर 1, और लोग भी नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है, लेकिन हिलाली साहब इस पे एक मेरा भी पॉइंट, हिलाली साहब एक, आप मेरी बात बिल्कुल ना माने, लेकिन कागजात अगर ये साबित करें कि 2019 में कैबिनेट की उस फैसले से पहले वो आधा सामान आ चुका था, तो फिर तो आप इस मौजूदा जो हुकूमत है उसको मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। फिर तो अगर बहुत अगर हैं, मैं ठहरूं, मैं चाहता हूं कि एक इन्वेस्टिगेशन हो, मैं नहीं, मुल्क चाहता है कि हम सब चाहते हो, हम सब चाहते हैं ये कैसे आया। यस, अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हर प्रोजेक्ट, रोजवेल्ट होटल हो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, इसाक डार का अपॉइंटमेंट हो, कराची एयरपोर्ट हो, रिपोर्ट्स आते हैं कि इनके रिश्तेदारों के साथ कोई लिंक है। यार ये क्या है ये? मैं नहीं क्या जानता ये सच है कि नहीं है, मगर सब लोग कहते हैं। रोजवेल्ट होटल का वो कतर में एक बैठा हुआ है कोई, वो भी कोई ऐसा ही रिश्तेदार है, और दार का और इनका तो अभी पता चल गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वो भी कोई किसी की शादी हुई है, किस चैनल का मालिक है, ये वो। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू, मगर आई वांट टू नो कि इनके ही फैमिली के साथ क्यों एसोसिएशन होता है। क्या पाकिस्तान वजूद में आया और ये वजूद में आए हैं, इलेक्ट हुए हैं कि ये पाकिस्तान अपने फैमिली को ही हर चीज मिले और अपने फैमिली को रिच अमीर बनाने के लिए आए हुए हैं। हर पॉलिसी को सबवर्ट करो। मैं तो नहीं अच्छा, अगर मैंने खुद सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ठहरो ठहरो ठहरो, इसाक डार आएगा। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब, इसाक डार कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है? आपकी पॉलिसी है, आपको कैबिनेट में जाके रिवर्स करें पॉलिसी, बाद में वो बाकी हिस्सा आएगा। इसाक डार कैसे लाएगा? चोरी से लाएगा, चालाकी से लाएगा, कैसे लाएगा? क्या इसलिए आ रहा है कि ये लाके फिर भाग जाएगा आपकी हवाई जहाज में? You know one thing, I think I am ashamed. मैं लेकिन इसमें ये नहीं कह रहे वो कि इसाक डार ये काम कर देगा, वो तो ये कह रहे थे कि वो मरियम को हैंडल कर लेंगे या उन्हें समझा देंगे कि ये तरीका फिलहाल पॉसिबल नहीं। लेकिन मेरा सवाल अगेन वही है, ये भी मान लिया जाए कि इसाक डार साहब ये काम करने नहीं जा रहे थे, और ये भी मान लिया जाए कि जो मशीनरी आई थी वो कानूनी तौर पर आई थी 2019 में, लेकिन अब तो मरियम साहिबा को भी ये बात मालूम है कि ट्रेड नहीं हो रही है, तो फिर अब वो क्यों उनको ये इंसिस्ट कर रही थी कि वो वहां से मशीनरी मंगवाई जाए? ये तो मुझे भी मालूम है, तो मरियम साहिबा को भी मालूम होगा। देखिए समीना, पहली बात तो ये है कि कानून सबके लिए एक होता है, वो मरियम नवाज हो, समीना पाशा हो या कोई भी हो। और मरियम नवाज या इस तरह के लोग जो सियासी तौर पे सेंसिटिव समझे जाते हों या जिनका सियासी इस तरह से किरदार हो, उन्हें तो मजीद इस बात पे ज़्यादा मुताहत होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये तकाजा है कि अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपके चचा इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, आप भी सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं, तो आपको तो इतना सेंसिटिवली इस चीज़ों को देखना चाहिए कि कोई भी आप पे उंगली ना उठा सके। लिहाजा मरियम नवाज को ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें तो दूसरी को राय ये वाली भी बात कि वो इस बात पे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं उस तरह पब्लिकली आके उसको कंडेम करती हैं, लेकिन उस लीक से हमें पता चल रहा है कि वो खुद उनको एडवाइस कर रही हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये करें आप। समीना, ये तो आपको याद होगा कि जब हमारा यही प्रोग्राम था व्यू पॉइंट, और आपने यही सवाल किया था कि मरियम नवाज भी और उनमें कोई इख्तलाफ है, तो वो तो पब्लिकली खुद अपने चचा पे क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो मैंने यही इसी सीट पे बैठ के आपसे कहा था कि ये सियासी बातें कुछ और होती हैं, असल में वो उनको पूरी सपोर्ट करती हैं। और ये देखिए यही डैमेज होगा ये चीजें ओपन होने से। हमारा समीना यही तो अलमिया है, हमारा सियासी अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान दिखावे के लिए कुछ और बातें करते हैं, अंदर वहाँ बैठकों में बैठ के, ड्राइंग रूम्स में बैठ के, अपने पार्टी में बैठ के दूसरी बातें करते हैं। हिलाली साहब ने एक और भी बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि क्या, और अक्सर लोग इस बात को मैंने सुना है निजी महफिलों में करते भी हैं कि कोई मरियम साहिबा जो है वो एक डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जरूर हैं, लेकिन
बेसिकली वो चीज़ों को खुद देख रही हैं। तो ये भी तो एक क्वेश्चन है ना इमरान साहब कि वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही हैं डिसीजन को, हर चीज़ को मैनेज कर रही हैं। समीना वो ऐसे ही है, देखें जिस तरह मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे यहाँ देखिए आसिफ अली जरदारी साहब का रोल आप देखें कि जब वो कुछ भी नहीं होते फिर भी पीपल्स पार्टी की जहाँ हुकूमत होती है वो उसमें हर चीज़ कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब कुछ भी नहीं होते लेकिन जहाँ पीटीआई की हुकूमत होती है अमलन साहब कुछ वो कर रहे होते हैं। इस माम में सब नंगे हैं, सब पार्टियां ऐसी कर रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। चलिए, फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रूर इस सारे इशू के ऊपर कमेंट लेंगे। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा अहम ये इंकशाफात हैं फवाद चौधरी साहब, और तलाल चौधरी साहब कुछ ये इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान की जो खलाई बाक़ियात हैं ये उनका काम है। ये किसकी तरफ इशारा है उनका? लेकिन इसके ना दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि जिसमें हम पॉलिटिक्स से बालातर होके ये देखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इतना गैर महफूज है और हमारी साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसका इतना बुरा हाल है, तो फिर बाकी जगहों के ऊपर क्या हाल होगा। क्योंकि देखें मॉडर्न जो वॉरफेयर है वो सारा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। मतलब आज अगर आप देखें, आपके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं, एटीएम के ऊपर आप हैं, अगर दुश्मन आपके एटीएम्स हैक कर ले तो आपका बैंकिंग निज़ाम बैठ जाएगा। इसी तरीके से आपके जो तमाम एयरफोर्स है, तमाम चीजें हैं वो हैकिंग के ऊपर है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की आज लीक हुई है बहुत ही सीरियस है। और वो जो हैकर है वो कह रहा है कि जी 8 GB का डाटा, यानी तकरीबन आप समझिए कि कोई अराउंड 140 घंटों का जो डाटा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जून से लेके सितंबर तक, वो उसके पास अवेलेबल है। वो $3,45,000 से उसने शुरू की है। और अब हुकूमत की सीरियसनेस का आलम यह है कि अब तक कोई एक भी जो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। तलाल चौधरी तो देखें गैर संजीदा आदमी हैं, उनकी बात के ऊपर तो हम नहीं कमेंट कर सकते। हमें नहीं पता, उनकी गवर्नमेंट में तो उनकी कोई हैसियत नहीं है ना। वो तो बस एक उनको वो कह दीजिए कि एक शो पीस के तौर के ऊपर रखा जाता है। उनकी बात के ऊपर तो हम तबसरे नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक हुकूमत का कोई मौक़िफ़ जो है वो इसके ऊपर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली नॉन सीरियस है इस इशू के ऊपर, जो मेरी नज़र में बहुत ही सीरियस है। इसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होनी चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को पता चलना चाहिए कौन जिम्मेदार है इस लीक का। और ये ह्यूज फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है उन एजेंसीज का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिफाजत के ऊपर या डी बगिंग के ऊपर मामूर हैं, जिनमें प्राइमरी जो है वो जाहिर है इंटेलिजेंस ब्यूरो है। और उनके ऊपर भी ज़ाहिर क्वेश्चन आता है कि वो क्या करें। आप साथ रही फवाद चौधरी साहब, हिलाली साहब भी शायद कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। नहीं, मैं फवाद से कुछ नहीं कहना चाहता। इज एब्सोल्युटली राइट वो जो कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कितना डैमेज हुआ होगा अगर मैं तो कहता हूँ ना, हम अस्यूम करना चाहिए कि जो बातें हैं प्राइम मिनिस्टर ने किया है ऑन द फोन और पब्लिकली और कॉन्फिडेंशली विद इन द थिंग, ये सब बात दुश्मन को पता है। अब इस पे कितना नुकसान हमें होने वाला है मुझे नहीं पता, मगर वी हैव टू अस्यूम दैट। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मुल्क, ये जो बात है, ये आदमी जो निकला है और बेच रहा है ये इंफॉर्मेशन, मैं समझता हूं किसी और को जरूर पता होगा, काफी लोगों को पता होगा। इसलिए कि मैं आपको अभी बताता हूं कि मुझे पता है कि सदर्न पंजाब में वो तो एक इन्फेस्टेड विद साइबर क्राइम है। मैं साइबर क्राइम में इंटरेस्ट लेने लगा जब मेरे पैसे गए थे। मुझे किसी ने फोन करके फुसला के पैसे निकाले थे। अल्लाह के फजल से वो आधे मुझे मिल गए हैं, इसलिए कि वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और बाकी जो पैसे हैं मुझे ऑम्बुड्समैन के थ्रू मिला है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिग किया। मैं हिलाली साहब इस पर आपका मैं डिटेल वर्जन भी लेती हूँ कि ये आप क्या इस पर आपने डिग आउट किया, लेकिन चौधरी साहब हमारे साथ हैं। मैं एक दो चीज़ों पर जल्दी से उनसे कमेंट ज़रूर लेना चाह रही हूँ। अच्छा, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ फवाद चौधरी साहब, और वो आपने देखा होगा कि वीडियो बड़ी वायरल हुई है लंदन में, जिस तरह से उन्हें हरास किया जा रहा है। पीटीआई प्रोटेस्टर्स हैं और वो आवाज़ें कस रहे हैं और सारा कुछ। तो आप इसको कंडेम करते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए? लेकिन ये बात यह है कि इससे मैं 1 मिनट में आता हूँ, लेकिन 1 सेकंड में पहले की बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो कॉल जिस तरीके से लीक हुई है,
अब मसला ये है कि इसमें जो इस वक्त सदीक जान ने जो कहा है कि हुकूमत हैकर से बात कर रही है कि आप ये हमें ही दे दें $4 लाख में और इसको रिलीज ना करें, ये एक बड़ी जो है वो अनफॉर्चुनेट बात है। और मेरे ख्याल में इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और चीजें होनी चाहिए। अब मरियम औरंगजेब के ऊपर देखिए बात यह है, मैं और जेलम से हूँ, हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं लंदन में, उधर लोगों को इनसे नफरत है। लोग इसलिए इनसे नफरत करते हैं कि वो समझते हैं कि ये बिहेव लाइक, तो उन्हें लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। वो एक मल्टी बिलियन मैंशंस में वहाँ पे रह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि उनके पैसे जो हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं, वो सारे पैसे लेके लूट के बैठे हुए हैं। दे डोंट फील अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अलावा क्या होगा जो उनके साथ हो आपकी अपनी जगह ठीक है लोगों की थिंकिंग, लेकिन इस तरह के कल्चर को इनकरेज तो नहीं किया जा सकता चौधरी साहब। कल को फिर कोई जो भी समझेगा वो फिर रिएक्ट करे उसी तरह, और ये भी ना देखे कि कोई खातून है और नहीं है, बस वो फिर उसके ऊपर जिसका जो दिल चाहे वो कहता फिरे। नहीं देखिए, लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि लोगों के जो जज्बात है, चाहे हसन इकबाल हो चाहे मरियम औरंगजेब हो, उनको इससे सबक सीखना चाहिए। दिस इज फॉर देम कि अपनी जो मामलात हैं उनको देखें और इसको जो है वो अपने आप को रीडू करें। इस वक्त तो देखें वो बाहर भी ना निकल सकते, जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं 4 महीनों बाद घरों में भी नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर टूट गई है, बिजली के बिल देना मुश्किल हो गए हैं, किचन के अखराजात मुकम्मल पूरे करना मुश्किल हो गए। हुकूमतों में हम अयाशियों के लिए नहीं आते, लोग जहाँ जमहूरियत होती है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। और जब ये गवर्नमेंट खुद को अकाउंटेबल ही नहीं समझेगी, मुझे आप बताएं लोगों के एहतजाज को, करोड़ों लोग जो है इमरान खान के जलसों में शरीक, और इमरान खान है कि वो कॉल ही नहीं दे रहे लोग बड़े बैठे और इमरान खान कॉल ही नहीं दे रहे। चौधरी साहब थक गए इंतजार करके लोग। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि हमारा ये मामला है कि हम फसाद, तो खैर फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, वो आप छोड़ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। चीजें जिधर जा रही हैं वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घबराहट आपको नजर आ ही रही है राना सनाउल्लाह और कंपनी की तरफ। जब राना सनाउल्लाह ये बातें करेंगे कि जनाब हमने अपना मंजन तैयार कर लिया है, हम लोगों को रबड़ की गोलियां मारेंगे, हम आंसू गैस फेंकेंगे, जो 25 मई से ज्यादा बुरा सलूक तो मरियम औरंगजेब के साथ नहीं ना हुआ, जब वो सलूक ये रिव्यू करेंगे तो लोग भी अपना रवैया बदल लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के जज्बात हैं, उनका एहतराम करने की जरूरत। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी बात ये बता दें प्लीज़ कि हामिद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है जिसमें आपका जिक्र किया, उस हवाले से आप क्या कहना पसंद करेंगे? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उसको, क्या कोई और करते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नाज़िर और मुख्तलिफ उमूर के हवाले से उनकी गुफ्तगू आपने देखी। मजीद भी इस पर डिस्कशन करते हैं नाज़रीन, आकर एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ चलिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका के दौरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक गुफ्तगू की एक फोरम पर, और वहाँ पर उन्होंने कुछ बात भी की इस हवाले से कि इमरान खान साहब क्या चाहते थे, अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ चाहते थे मुख्तलिफ अहम मुद्दों की, और कुछ उन्होंने ऐसी बात भी की कि जिसमें ये अंदाज़ा वो कर रहे थे, जिसमें फ़ौज पर भी थोड़ी तनकीद थी एक तरह से कि शायद वो कहीं उनको सपोर्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उनके ऊपर हो रहे थे कि उन्होंने फ़ौज को क्यों सियासत में मुलविस करने की कोशिश की है। और आज इमरान खान साहब ने भी इसका करक जलसे में कुछ जवाब भी दिया। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। इमरान खान को ना अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना ISI चीफ चाहिए, ना अपना चीफ जस्टिस चाहिए, ना नैब का हेड चाहिए, ना अपना IG चाहिए। इमरान खान को मेरिट पे ये लोग चाहिए। तो ये इमरान साहब का जवाब था उस पर। क्या वाकई ऐसा है, और क्या इस तरह की चीज़ों को बाहर जाकर डिस्कस करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, जो बिलावल भुट्टो ने बात की वो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने की, क्या उसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए जिसका जवाब इमरान खान साहब ने दिया? हर पॉलिटिशियन जो इस मुल्क से जाता है और ख़ास तौर अमेरिका जाता है और वो बहाने बनाना चाहता है कि क्यों वो कामयाब नहीं हुआ, क्यों उसकी पार्टी जो है कुछ नहीं कर पाई, क्यों पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी हालत में है, वो उनका पहला लाइन जब कॉन्वर्सेशन में होता है, जी हम क्या करें, देखिए हम तो मजबूर हैं, हम क्या करें। और जो उनका मुखालिफ होता है और अगर वो कुछ
وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو نہیں چاہتے، اس کے ساتھ ان کا نہیں بنتا، تو وہ کہتے ہیں اگر لوگ پوچھیں ان کا کیوں سپورٹ تمہارے سے زیادہ ہے، تو کہتے ہیں بھی آپ کیا بتاؤں آپ کو تو پتہ ہے نا اکثر پاکستان میں کون ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے. یہ باتیں چھوڑیں، یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں کہ ان کی فیلئر پہ بہانے ہیں. تم لوگوں نے کیا ہے بھائی کہ ہم سب اندھے ہیں، کہ باہر کے لوگوں بھی اندھے ہیں، ہر چیز فوج کا نقصان ہے، فوج کے اوپر آپ لوگ بلیم کرتے ہیں. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ وہ تو زیادہ تر آپ کے ساتھ ہیں. آج مجھے ابھی ایک فون کال آیا ہے ایک آدمی کے ساتھ، ویل نون لائر آف سندھ، وہ کہتا ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار کیا بات کرتے ہو، تو پھر کیوں ووٹ ان کے نکلتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے، ان کے ساتھ فلانا ہے. میں نے کہا اپنے آپ کے لیے تم کیوں بہانہ بناتے ہو؟ جب کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے ہو، تو کیوں کہتے ہو کہ وہ غلط ہے؟ تم صحیح ہو. دیکھیے کہنے کی بات ہے، لیٹس فیس فیکٹس. ہمارے سیاستدان جس طریقے سے آپریٹ، ڈان لیکس کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ڈان لیکس کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے امریکہ کو؟ دیکھیے forget about this، یہ باتیں ان کے not worth لیکن عمران خان صاحب کی بھی کیا اس بات کو قبول کر لیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ابھی تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ تعیناتی کے اوپر وہ بار بار اپنا موقف دے رہے ہیں، ان کو کرنا نہیں دینا چاہ رہے. تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ پرائم منسٹر آتا ہے وہ تو اپنی مرضی کا ہی چیف چاہتا ہے، پھر بعد میں یہ بات پبلکلی اون نہیں کرتے ہیں. اپنی مرضی، ایک تو اپنی مرضی کا چیف جو بھی وہ چاہے وہ رہتا نہیں اپنے مرضی کا چیف. 5 چیف آف سٹاف نواز شریف نے اپوائنٹ کیا اور 5 کے ساتھ لڑ گیا ہے. وہ سب بھول جائیں آپ. یہ اس وقت عمران خان از رائڈنگ ہائی، اس وقت اس کی ہیوج پاپولیرٹی ہے. وہ واقعی نہیں چاہتا، مگر اگر اس کی پاپولیرٹی یہ نہیں ہوتی اور وہ ڈماڈول ہوتا یا 2018 ہوتا تو کون کہہ سکتا ہے کہ اگر کون کہتا کہ ان کی بلیسنگز اس کو اچھی نہیں لگتی، اور اگر وہ کہتا تو پھر جھوٹ کہتا. ٹھیک، رائٹ. اب اس کو ضرورت نہیں ہے. صحیح. میں عمران صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لوں. عمران صاحب آپ کا کیا ہے؟ بالکل ضرورت ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ ہوتی تو خفیہ ملاقاتوں کی کہانی کہاں سے آتی؟ اگر ضرورت نہ ہوتی تو لابنگ فرم کیوں ہائر کی جاتی؟ اگر ضرورت نہ ہوتی تو لوگوں کو درمیان میں ڈالا کیوں جاتا؟ کل بھی کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے ہمارے ملک. بس میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ سب دیکھیں کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں. پھر میں آپ سے کہوں گا عمران خان صاحب جلسوں میں جو تقریریں کرتے ہیں اصل موقف وہ نہیں ہوتا. وہ چھوڑ دیں آپ. جلسے میں عوام کا جو ہے نا لہو گرمانے کے لیے بہت ساری باتیں ایسی کی جاتی ہیں جو عام حقیقت کا جن سے کوئی دور دور تک تعلق یا واسطہ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے جو آپ نے سوال کیا تھا فواد چودھری صاحب سے، مریم اورنگزیب کے حوالے سے. دیکھیں میں اس پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا کوئی بھی خاتون ہو، ویسے تو کوئی بھی مرد بھی ہو، تو یہ عزت کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے یا کرے، لیکن خاص طور پہ خواتین کے ساتھ. دیکھیں آپ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ویسٹ میں ہیں، آپ لندن میں، آپ بڑے مہذب ہیں، مہذب دنیا میں رہ رہے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اس طرح سے لوگوں کو ٹیز کرنا، اس طرح سے لوگوں کو یہ ہیرسمنٹ ہے، یہ باقاعدہ ہیرسمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لوگوں کو یہ ہمارا بطور میڈیا مین بھی یہ فرض ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ پلیز کوئی بھی آدمی ہو، آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، آپ کو کسی سے 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں، قانونی کارروائی کریں. آپ الیکشن میں ان سے بدلہ لیں، ان کو ووٹ، ان کے خلاف ووٹ دیں، آپ ان کی مخالف پارٹی کو فنڈنگ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ بازاروں میں گلیوں میں اپنے ملک کا مذاق اڑائیں اور آپ لوگوں کو راہ چلتے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں. الہی صاحب آپ جی میں آپ کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ تو چھوڑیں آپ، یہ کیوں یہ مریم اورنگزیب کو کیوں باہر کے لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں؟ ان کا امیج اتنا برا ہے اور ان کی اپنی پارٹیسپیشن پارٹی جو کر رہی ہے اتنا بد ہے کہ ظاہر ہے ان کو لوگ پسند نہیں کرتے اور وہ لوگ بتاتے ہیں. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کہا کہ کیوں ہائر کیا ہے لابینگ فرم.
लॉबिंग फर्म को इसलिए तो नहीं हायर किया कि उनके साथ फौज के साथ उनकी नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। लॉबिंग फर्म वो हायर इसलिए करते हैं कि जो लॉबियस्ट होते हैं, अमेरिकन जो होते हैं, उनके कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं सेनेट में, कांग्रेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो पाकिस्तानी जाता है इस गवर्नमेंट के साथ जो लिंक है उनको मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपना व्यू पॉइंट प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो वो जो हैं वो मीटिंग्स अरेंज करते हैं। वो बड़े इफेक्टिव लोग हैं और होना चाहिए लॉबियस्ट, और खास तौर होना चाहिए इमरान खान के लिए। इसलिए इमरान खान के साथ जो हुआ है उसकी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ना उन्होंने ठीक से हैंडल किया है और ना अमेरिकनों ने उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ठीक तरीके से हैंडल किया है। तो दोनों को एक्चुअली लॉबियस्ट चाहिए और इनको चाहिए अमेरिका में टू गेट अक्रॉस हिज पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों वो कहता है मैं दुश्मनी नहीं चाहता अमेरिका के साथ? इसलिए तो अगर तुम दुश्मनी नहीं चाहते हो और तुम्हें दोस्ती करना नहीं आता है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए जो ये करवा सकता है, जो मदद कर सकता है, जो कॉन्टैक्ट्स दे सकता है, जो एक्सप्लेन करके फॉलो अप कर सकता है। आपके डिप्लोमैट्स ये काम नहीं कर सकते। तो ये भूल और ये वो कह भी चुके अपने इंटरव्यू में कि अगर एक दफा कुछ ऐसा हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा कभी आप उस मुल्क से मामला ठीक ही नहीं करेंगे। अगर आपको जाहिर है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है, दोबारा पॉलिटिक्स में आना है, तो यू हैव टू। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हिलाली साहब भी ठीक कह रही हैं, लेकिन हिलाली साहब मेरी बात शायद मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा। मेरा तो ये इशू नहीं है, मैं तो कहता हूँ जरूर करें। मैं तो इमरान खान साहब से ये चाहता हूँ कि वो दूसरों की बात सुने, उनको अपनी बात सुनाएं, उनको बिल्कुल स्टेट्समैन का किरदार ये अदा करना चाहिए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि एक तरफ आप उनसे अंदर खाने मोहब्बत की पिंगे बढ़ाने की कोशिश करें और पब्लिकली मैं तो ये कहता हूँ कि वो जलसों में कुछ और बात करते हैं, हकीकत में कुछ और बात करते हैं, असल में कुछ कार्रवाई और हो रही होती है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर इंटरव्यू भी उन्होंने पब्लिकली ही ये बात कही थी कि उनसे आगे वो बढ़ना चाहते हैं और जलसे में भी वो ये बात करते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि कहीं ना कहीं कोई शायद कंफ्यूजन रह जाती है जो इस तरह से लगता है कि शायद कॉलर फिल्म में तजाद है। लेकिन बहरहाल ये सिफारतकारी, ये डिप्लोमेसी, इसमें बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है और जाहिर है हिलाली साहब इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं। हिलाली साहब ने सारी जिंदगी यही काम किया है। लेकिन इसी में अब हिलाली साहब मैं ज़रा ये भी आपसे पूछती चलूँ कि फिर से कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ बातचीत की, डायलॉग्स की, कि कुछ मामलात पर बात करें। खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी कि जनाब बिल्कुल बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और इधर से पाकिस्तानी सफारतकार ने भारत को दहशतगर्दी का मंबा करार दे दिया है। तो ये सारी सिचुएशन में आपको क्या है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई टॉक्स शुरू होने जा रही हैं या उसके लिए जो कोशिश की भी जा रही थी वो फिलहाल होती नज़र नहीं आ रही है कामयाब? देखिए, मैंने भी पूरे तकरीर पढ़ने के पहले कल जब हम टीवी पे थे मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने गलत चीज़ कहा है और पाकिस्तान के पॉलिसी और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ उसने एक इन्विटेशन दिया है उनको बात करने के लिए। मगर जब मैंने उनका पूरा तकरीर पढ़ा था, आई हैव टू से आई विड्रॉ दैट क्रिटिसिज्म। मेरा क्रिटिसिज्म वाजिब नहीं था, इट वॉज नॉट राइट, क्योंकि उन्होंने आखिर में कहा है हाँ मैं इंडिया के साथ बात करना चाहता हूं, हाँ ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है, हाँ कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, मगर इस वक्त ये जो बॉल है वो है इंडिया के कोर्ट में। अगर वो ये चीज़ें जो उन्होंने 5 जुलाई का किया है 2019 का, अगर वो सब चीज़ें वापस लें तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। और ये स्टांस था इमरान खान का और ये स्टांस है पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस। भाई तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो हमें बात करो और तुम जाके इस वक्त क्या हम वो इंडियन टेरर पे बात कर रहे हैं कि नहीं? आज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए समझा दूं कि वो क्या कर रहे हैं कश्मीर पे। कह लें आप समीना, क्या चाहती हैं आप? जी कर लेंगे लाल साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि 15,000 कश्मीरी लड़कों को आपने गायब किया है कश्मीर में और फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिलियंस ऑफ हिंदूज को आप इश्यू कर रहे हैं इसलिए कि जब वो वोटिंग होगी आपकी गवर्नमेंट आएगी। और आप इलेक्टोरल बाउंड्रीज को जेरीमैंडर कर रहे हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। 1 लाख एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुए हैं, 11,000 रेप हुए हैं, 8,000 अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं और हमने जाके बैठ के ऐसे आदमी, ऐसे दलिंदर, व्हाट कैन आई से ऑफ मूडी मर्डर के साथ हम बैठ के बात करेंगे जब वो कश्मीर को हजम कर रहा है?
never, کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہی ان کا ایجنڈا بھی تھا کہ ڈیموگرافی ہی چینج کی شہباز جائے. شریف. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. سمینا دیکھیں، میں نے اس دن بھی جب ہلالی صاحب یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہاں جی، میں اب بھی یہ کہتا ہوں، دیکھیں شہباز شریف نے جو بات کی اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب جب انڈیا کا ایک دفعہ پھر سب کے سامنے یہ بیانک چہرہ آیا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ اب ساری دنیا وہی محاورہ یاد کرے گی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے جی. پاکستان نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا کہ ہم امن کے دائیں ہیں، لیکن یہ ٹیبل پہ نہیں آتے اور ہمیشہ اسی طرف بات لے کے جاتے ہیں. پہلے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، مزید کچھ گفتگو بریک کے بعد. ناظرین، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اسلام آباد میں ایک اور ہائی پروفائل کیس اور مرڈر کیس، اور یہ افسوسناک صورتحال بنی ہے اس دفعہ سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کے گھر، جہاں پر ان کی بہو کا بے ایمانہ قتل کر دیا گیا ہے. اور مبینہ طور پر بلکہ اب تو وہ اعتراف بھی کر چکا ہے ملزم، ان کے صاحبزادے نے خود یہ کام کیا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. کیوں اس قسم کے واقعات سوسائٹی میں پیش آ رہے ہیں اور بے ایمانہ طریقے سے بیوی کو قتل کر دینا، یہ کس طرح خواتین کا کیا خون اتنا ہی ارزاں ہو گیا؟ عمران صاحب، آپ کا اس واقعے پہ کیا ری ایکشن ہے؟ سمینا، اگر سچی بات دیکھیں نا تو میں تو آپ سے عرض کروں کہ جب میں انسانوں کے روپ میں اس طرح کے درندے دیکھتا ہوں نا تو مجھے تو وحشت سی ہونے لگتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ انہیں انسان کہنا کسی طور پہ جائز ہے؟ آپ حوا کی بیٹی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو اپنی ماں بہن بیٹی کا کوئی خیال نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کرنے سے، ان کی جان لینے سے باز ہی نہیں آتے، صرف اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو بااثر سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک ایسی کلاس سے ہے کہ قانون آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اگر یقین کریں ایسے لوگوں کو لٹکا دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا ایسے واقعات میں کمی ہوگی. لیکن اگر انہیں یہ پتہ ہے کہ جی ہم چھوٹ جائیں گے، کسی طرح سے بھی ہمارے خلاف ثابت نہیں ہو پائے گا، تو پھر یہ کام اسی طرح سے ہوتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور عدالتوں کو ان کو مثال بنانا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے جب نور مقدم کا واقعہ پیش آیا تھا تب بھی یہی بات کی جا رہی تھی، وہاں پہ بھی ملزم بڑا ہائی پروفائل قسم کا تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی اس کو دیکھیں وہ پھر پہنچتا نہیں کسی نتیجے تک. بات سمینا، ایک بات سمجھ لیں کہ وہ بھی منشیات کا استعمال کرتا تھا اور یہ ملزم شاہ نواز بھی منشیات کا استعمال کرتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ دونوں نشے کے عادی ہیں. انہوں نے جو کیا ان سے کسی طرح کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. انہیں عبرت کا نشان اسے بنانا چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی آڑ میں جو ہیں ان کے والد محترم ایاز امیر صاحب، ان کو جان بوجھ کے انوالو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے تو خود پولیس کو بھی اطلاع دی تھی. ان کے ساتھ کوئی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ملزم جو ہے اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. جی ہلالی صاحب. بھئی یہ آدمی اور وہ مقدم کا بھی جو کیس کا وہ جو تھا مجرم، وہ یہ دونوں تو پاگل ہیں نا. they are clinically mad. they are clinically something wrong with them. یہ نارمل لوگ نہیں ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ یا ان کی گرل فرینڈ یہ ٹک کیسے گئے اتنا دیر ان کے ساتھ. یہ دونوں جو ہیں یہ ان کی تو صرف 3 months چلی ہے شادی. ہلالی صاحب 3 مہینے پہلے شادی ہوئی، تیسرے دفعے شادی کیا ہے، بندوق نکالا ہے. وہ پہلے والی کب بھاگ گئی؟ آپ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. ہاں جی یہ تو بات صحیح ہے آپ کی. تو پھر آپ مجھے بتائیں دے میڈ، یہ کلینکلی میڈ ہیں. ان پہ بین لگنا چاہیے میرج پہ. آنیسٹلی یہ لوگ جو دیوانے ہوتے ہیں ان کو آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں شادی کرنے کے لیے؟ ٹھیک. اس لیے کہ وہ لڑکی کو یہ ہونا ہی تھا. اور سبسٹنس ابیوز. اور ابھی بھی اس کو عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کا واقعہ پیش نہ آئے. عمران صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. لیکن آخری بات کہ اس طرح کے جو دیوانے ہیں ان کے ماں باپ کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچائیں. ان کو بتائیں کہ ہمارے بچے یہ عادی ہیں، ان سے نہ کریں شادی. بالکل ٹھیک ہے. چلیے جی پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ